गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का सेकंड लेसन करेंगे। हमारे लेसन का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी वो शुरू में व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की शासक बन गई थी। तो व्यापार से साम्राज्य तक का जो सफ़र था वो कैसा था, कैसे हुआ था, उसके बारे में है। अगर हम देखें तो जो मुग़ल बादशाह थे, मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब था, वो आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और 1707 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे भिन्न भिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र रूप में नहीं रह सकी। जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभर कर सामने आई। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे से उन्होंने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन वे विशाल साम्राज्य के स्वामी बन गए। इस अध्याय में आप इसी के बारे में देखेंगे। जो औरंगजेब था, औरंगजेब सबसे ताकतवर अंतिम मुग़ल बादशाह था। औरंगजेब के बाद कोई भी मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह हुआ था तो विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह को ही अपना नेता माना था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला था। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा यानी कि एग्रीमेंट की लिया, उसे परमिशन लेके हासिल कर लिया, जिसमें कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर तक समझौते के अनुसार कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल यानी खोज सकती थी और वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनियों में प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यक के बारे में भी आपको बताएंगे क्या होता है। वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमाया करती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी नहीं हो तो वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। वाणिज्यिक क्या होता है? वाणिज्यिक एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर यानी कि मुख्य रूप से व्यापार करके आप अपना मुनाफा कमा सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी, यानी कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ लगी थी? 1651 में हुगली नदी के किनारे लगी थी। कंपनी के व्यापारी यहाँ अपना काम करते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। जो व्यापारी होते उनको फैक्टर कहते थे। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली वस्तुओं को जमा किया जाता था। यहाँ पर उनके दफ्तर थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया और 1696 ईस्वी तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया और 2 साल बाद उसने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकत्ता था जो बाद में कलकत्ता बना, अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने जो मुग़ल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर दिया था कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान होता है। एक जो शासक की तरफ से जो आदेश होता है उसको फरमान बोलते हैं। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार था, लेकिन कंपनी के जो अफसर थे वो निजी तौर पर अपना व्यापार चलाने लगे, उन्हें ये छूट नहीं थी। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम होगी। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां विरोध क्यों ना करते। फिर प्लासी का युद्ध हुआ था। सबसे पहले 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी डर था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली होता है जो उनकी बात माने, उनके हाथों का खिलौना हो अंग्रेजों के। नवाब चाहती थी जो व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के अतिरिक्त मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोक दे और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो उसने अपने 3000 सिपाहियों के साथ नवाब ने काशी बाजार में इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला लगा दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए।
और अंग्रेज़ों के जहाज़ों को भी घेर लिया। उसके बाद नवाब ने कंपनी के किला कलकत्ता स्थित किले पर अपना कब्जा करने के लिए रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनते ही मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को वहाँ रवाना किया और इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिली। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चलती रही। आखिरकार 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार एक बहुत बड़ा कारण बनी क्योंकि उसके सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफ़र की कारगुजारी थी। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को ही नवाब बना दिया जाएगा। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बनाया गया। कंपनी अभी भी शासन की सारी जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर ये काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्दी कंपनी को एहसास हो गया कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुत्व को दिखाना था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में उसको भी रहना पड़ा। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी और प्लासी कब हुई थी? 1757 में। तो मीर कासिम को बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने पड़ते थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने के लिए, व्यापारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई जाती थी। 1765 ईस्वी में मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ उन्होंने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवान का मतलब होता है कि वहाँ से भूमि कार्य इकट्ठा करना, राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार मिल जाता है। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी को एक पुरानी समस्या हल होगी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत में के साथ व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए हुए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह से उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन में सोने की निकासी कम होने लगी। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि अब भारत से होने वाली आमदनी के सारी कंपनी अपने खर्चे चला लेती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद लेती थी और अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तरों के निर्माण का लागत उठा सकती थी। उस समय टीपू सुल्तान जिसे शेरे मैसूर भी कहा जाता था। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर कोई खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्येक सैनिक टकराव का रास्ता ही अपनाया। दक्षिणी भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से स्पष्ट होती है बात। हैदर अली, जिसका शासनकाल 1761 से 1782 तक था, यानी कि हैदर अली 1761 में राजा बना था और 1782 तक उसने शासन किया था। और उनके विख्यात प्रसिद्ध पुत्र टीपू सुल्तान, जो 1782 से 1799 तक राजा रहा। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उनकी मदद से अपनी सेना को अभी आधुनिकीकरण किया, लेटेस्ट बनाया। देखो, सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला गुस्सा हो गए। उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है, जिसके कारण मैसूर के साथ अंग्रेजों को 4 बार लड़ाई करनी पड़ी। पहला 1767 से 1769, दूसरा 1780 से 1784, तीसरा 1790 से 1792 और चौथा 1799 में। लास्ट में श्रीरंगापट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वाडियर शासकों को सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर में भी सहायक संधि थोप दी गई। देखो, इसमें एक चित्र दिखाया गया है। इसमें टीपू सुल्तान का खिलौना एक शेर, यानी एक मशीनी खिलौना दिखाया गया है। यह टीपू सुल्तान के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें वह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता है तो
नकली शेर दहाड़ता है और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ें आती हैं। अब यह खिलौना शेर है जो लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है आज भी। 4 मई 1799 को जब अपने राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी तो अंग्रेज इस खिलौने को अपने साथ ले गए थे। फिर बाद में अंग्रेजों की मराठों से लड़ाई हुई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू करने और उन्हें ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी। 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। उसमें हारने के मराठों की हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया और उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडेरेसी जिसे राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। माधवजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं शताब्दी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। एक के बाद एक कई युद्ध होने के बाद कंपनी ने मराठों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया था। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 में कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली स्थित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे और अंत में 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से उठाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब वह विंध्या के दक्षिण में स्थित भूभाग पर अब कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। फिर यह कंपनी ने लास्ट में विलय की नीति का सहारा लिया। अधिग्रहण होता है अधिक से अधिक राज्यों को अपने अधिकार में लेना कि आखिरी लड़ाई 1848 से 1856 के बीच में चली जब गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसके विलय की नीति का नाम दिया गया। ये सिद्धांत इस तरह पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, पुत्र वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी को 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस प्रकार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर है और अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क गया और वे अवध के लोग भी 1857 के मान विद्रोह में शामिल हो गए। फिर नए शासन की व्यवस्था। फिर बाद में उसके बाद गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स आया 1773 से 1785 तक। उसने बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था जिसने कंपनी की ताकत फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वारन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासक गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासनिक सुधार किए, न्याय के क्षेत्र में भी कई सुधार किए, वो बड़े ही आज भी उल्लेखनीय हैं। 1772 ईस्वी में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में ये प्रावधान था कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दिवानती अदालत। दिवानती अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होंगे और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी से ही काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। भारतीय जिले में कलेक्टर था सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है उसका मुख्य काम होता लगान और कार्य इकट्ठा करना। न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया था। फिर है कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उनकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से सवार घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारी का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य की एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना को जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को की जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया उपलब्ध कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करने और उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका बनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बनाया, आर्मी कहते थे। निष्कर्ष, इस सारे लेसन को पढ़ने में यह निष्कर्ष निकलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में
भाप तकनीक से आने से यह प्रक्रिया और तेज होगी। इस तरह समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने समय लगता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने तो यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे देशों में आकर बसने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यापारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो आज आपने इस लेसन को पढ़ा, समझा और इसको आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे। ओके।